बिल इस तरीके से भेजते हैं, आसमानी बिजली को भी ना हम लोगों ने यहाँ से कनेक्शन दे के वो रखा हुआ है। 20,000 मेरा घर का बिल आया हुआ है, 30,000 मेरी सैलरी है, क्या करूँ? बिल दूँ, बच्चों का राशन लाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अवाम की बात करें तो शायद उनके दुखों का कभी किसी ने मदावा ही नहीं किया। बिजली के बिल पाकिस्तान के अवाम पर इस वक्त बिजली बनकर गिर रहे हैं, जिसको भी हम जिस तरह से भी डिस्कस कर रहे हैं। कल भी हमने इस इशू पर बात की कि पाकिस्तान के अवाम खैबर से कराची तक किस तरह से इस वक्त चीख रहे हैं। शायद हुक्मरानों के कानों तक उनकी आवाज़ नहीं जाती, या वो बड़े घरों में जब बैठ जाते हैं तो अवामी बातें करना शायद पसंद नहीं करते। हमने देखा पाकिस्तान की सियासत की जब हम बात करते हैं तो बार बार एक ही मुतालबा सामने आता है कि मुकर्ररा वक्त में इलेक्शंस करवाए जाएं। तमाम तकरीबन सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक है, मासवाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उनका ये कहना है कि नई हल्काबंदियों के बाद ये इलेक्शंस फरवरी तक कराए जा सकते हैं। लेकिन कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी मीटिंग का जो अहम इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो मुल्क एक बड़े आईनी बहरान की जानिब जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी को अब ये होश आया? सीईसी की जो सीसीआई की मीटिंग थी, मुराद अली शाह उसमें मौजूद थे और कंसेंसस के साथ शायद उसमें यह फैसला हुआ था कि नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के तहत ही इलेक्शंस कराए जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालात पर हम बात करेंगे। और लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। गवर्नर सिंध साहब जो एक आईनी ओहदा है और एक आईनी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, और कल उन्होंने एक अपना ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप उनका वायरल हुआ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कराची में एक सैलून है, वहाँ पे जाएं और बाल कटाएं। वो कितने हैंडसम लग रहे हैं, आपको सुनवाते हैं, इस पर हम मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो कराची के रहने वालों, एहलियाने कराची और दोस्तों, अगर आपको मेरा हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है तो फिर आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि मैंने ये बाल कहाँ से बनवाए और कहाँ से कटवाए। तो जी, आपने अगर ऐसे ही बाल बनवाने हैं तो आप चले जाइए शुएब सैलून पे, और शुएब वहां पर मौजूद होगा, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना, जब आईनी उहदों पे बैठे हुए लोगों की तरजीहात ऐसी हों तो फिर शायद मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है और पाकिस्तान के अवाम फिर शायद चीखते ही चलाते रहेंगे। उनकी बात किसी के कानों पे शायद जूं बनकर भी नहीं रेंगेगी। इसी पे मजीद हम बात करेंगे और अपने मौजूद पैनल का आपसे तारुफ कराते हैं। बर वक्त इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में, 90 दिन के अंदर की बात होती है, और जो बिजली के बिल्स इजाफी इस वक्त आ चुके, उस पर हमारे पाकिस्तान के जो सियासतदान है वो क्या कहते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर बहरा मंतंगी साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक एमएनए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। नईम हैदर पंजोता साहब सीनियर वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको भी वेलकम कहते हैं आज के शो में। नज़ीर लगारी साहब हमारे बहुत ही मोहतरम सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको भी सर वेलकम कहते हैं आज के शो में। सबसे पहले जरा पंजोता साहब से पूछ लेते हैं, कल लिफ्ट में ये भी फंस गए थे लतीफ़ खोसा साहब के साथ, तो आप हमें बता सकते हैं कि क्या इंतजामिया के कोई लोग वहां मौजूद थे या बर वक्त आपको उस वक्त लिफ्ट नहीं खोली गई? तो कुछ बताएंगे हमारे नाजरीन को आप। जी थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, हम कोर्ट से निकले हैं। पहले तो कोर्ट के अंदर हमारा दिल था कि आज फैसला हो जाता, लेकिन वहां पर पेट खराब होने का जो है एक बहाना बनाया गया और डेट जो है आगे अर्जेंट कर दी गई मंडे के लिए। वहां से हम निकले हैं, जब लिफ्ट के अंदर पहुंचे हैं तो अचानक से लिफ्ट बंद हो गई और बड़ी कोशिश की कि किसी से राब्ता किया जाए, क्योंकि वहां पर सिग्नल भी नहीं थे और दूसरे नंबर पर लाइट भी बंद हो गई, और हमें कोई समझ नहीं आ रही थी कि सेंटर में खड़े हैं या उस पोर्शन के सामने खड़े हैं जहाँ पर दरवाजे से बाहर निकला जाता है। तो जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे राब्ता किया, जो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट हैं उनसे राब्ता किया, एक कोने में सिग्नल आया, वहां पर जाके ट्वीट किए, इधर उधर मोबाइल घुमा के, तब जाकर जो उनसे कांटेक्ट हुआ। तो वो भी जब पहुंचे हैं तो उस वक्त तक आधा पौना घंटा गुजर चुका था। तो तकरीबन कोई 50 मिनट के बाद 45 से भी ज्यादा मिनट होंगे कि एक जो है वो उनकी तरफ से 1-2 बंदे आए हैं और उनके पास भी कोई इस तरह का कोई हथियार, कोई ऐसी प्रॉपर चीज नहीं थी कि वो हमें वहां से निकालने में जो है वो प्रॉपर मदद दे सकें। वो एक उनके पास एक हथियार था जिसके जरिए उन्होंने
कोशिश की कि जो है हमें निकाला जाए, लेकिन हमारे वकला भी मौजूद थे और हमने भी अंदर से बड़ा जोर लगाया। तो आप ये बता सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी आज कहा है कि आप लोगों पे ये एक तरह से हमला था, इसकी आजादाना इंक्वायरी होनी चाहिए या आप लोगों को हरास किया गया, ये क्या ये है ना? उसकी रीजन ये है कि जब लिफ्ट बंद हुई तो हम उस वक्त अंदर से जो है वो पता तो चल गया होना चाहिए कि जो है वकला जो है वो सारे और साफी जो है फंस गए। तो हमने जब राब्ता किया उसके बावजूद बंदा कोई नहीं आया, और तीसरे नंबर पर जब 45 मिनट गुजर गए तो उसके बाद लिफ्ट के अंदर एक आवाज आती है, जी हेलो हेलो हेलो। तो ऑपरेटर हमें समझ आई कि ऑपरेटर अब आया। तो ऑपरेटर क्या वहाँ पर जो है उसकी ड्यूटी नहीं थी, और अगर ड्यूटी थी तो वो किधर गायब था, और अगर वो गायब था तो वो फिर अचानक कितना लेट क्यों आया? तो ये सारे सवालात वहाँ पर जन्म लेते हैं। वहाँ पर जो है सांस बंद हो रही थी, लाइट बिल्कुल चली गई थी, वहाँ पर अंदर ना कोई फैन था, ना कोई मतलब एक होता है कि कोई एसी हो या कोई चीज भी हो, ऐसी कोई सहूलत मौजूद बड़ी ऐसे यूं फील हो रहा था कि जैसे बस अब जो है ना टाइम जो है हमारा खत्म हो गया। लेकिन ये कोशिश की कि खान साहब के केस से डिट्रैक्ट करने के लिए लोग उस तरफ तवज्जो हो जाए कि जी लिफ्ट वाला मामला सारा चलता रहे और फिरता है, और खोसी साहब की चलिए, लगता है पाकिस्तान अभी लिफ्ट में ही फंसा है। कभी हम चेयर लिफ्ट में फंस जाते हैं और कभी जो अदालतों की लिफ्टों में उसमें बिठा लेते हैं, कभी हाई कोर्ट के अंदर जब होते हैं तो ये हो क्या रहा है? तो डंडे मार के फाड़ देते हैं। बिल्कुल, ये पूछूंगी अपने दीगर मेहमानों से भी। सेनेटर बैरमन तंगी साहब, ये हो क्या रहा है? प्राइम मिनिस्टर से जब हम बात करते हैं या उनसे कहा जाता है कि जी ब्रेन ड्रेन जो पाकिस्तान का बाहर जा रहा है, तो कहते हैं तो क्या हुआ? तो आज वो उन्होंने खैर उस बयान की वजाहत भी कर दी। तो ये पाकिस्तान में जो भी मामला चल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है हो क्या रहा है? लोग बिजली के बिलों से उनकी चीखें निकल गई, खैबर से कराची तक लोग सड़कों पर हैं, तो क्या हो रहा है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, मैं एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इन पाकिस्तानी मैं बिल्कुल यूनिट्स की रेट्स को बढ़ाने के हक में नहीं हूँ, और मैं इस पॉलिसी के साथ इख्तिलाफ रखता हूँ। मैंने सो मेनी टाइम मैं सेनेट फ्लोर पे खड़े होके जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं मैं मुखालिफत करता हूँ, जब यूनिट के पैसे बढ़ाते हैं मैं मुखालिफत करता हूँ, जब टैक्स बढ़ाते हैं मैं मुखालिफत करता हूँ। इन तीन पॉलिसीज के साथ मैं नहीं हूँ। इनका दूसरा तरीका भी है कि अगर आप मईशत को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते कि मईशत मजबूत हो, अगर आप चाहते कि हम आवाम को रिलीफ दे, अगर आप चाहते कि हम इदारों को मजबूत करें, इन तीनों चीज़ों के लिए अल्टरनेट अगर सोचना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अगर हम टैक्स बढ़ाते हैं तो जो लोग टैक्स देते हैं वो जो चाहते कि 400 रुपए हो जाए, 400% हो जाए, जो लोग देते हैं उनकी कमर आप तोड़ते हैं। अगर आप 24 करोड़ में 40 लाख टैक्स देने वाले हैं तो आप टैक्स पेयर में 4 करोड़ लोगों को शामिल करवा दें, आप टैक्स की कीमत कम कर लें, आप बिजनेस कम्युनिटी की ट्रस्ट को बिल्टअप करें, आप उनकी मुश्किलात को मालूम करें। आप बातें तो बहुत अच्छी करें, आप अवामी बात करें, लेकिन देखें ना, एक ही बिल पर टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, एक बिल पे 18 बार आपको टैक्स देना, और उस पे इनकम टैक्स भी शामिल है। किसी मुल्क में शायद ऐसी मिसाल नहीं मिलती होगी। तो फिर ये देखें ना, लोग कहते हैं ये पीडीएम की हुकूमत थी पिछले 16 महीनों में जिन्होंने अवाम का जनाजा निकाल दिया, ये कबाड़ा निकाल दिया। लोग अब इन अल्फाज में जिक्र करते हैं इस चीज का। देखिए, जहां तक पीडीएम का सवाल है तो ये वो तसलसल है जो कि पीटीआई की हुकूमत खत्म होने से 1 महीने पहले 13 जनवरी 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जो फाइनेंस मिनिस्टर और उमर अयूब का, और उसी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड पे मौजूद है कि कुछ दिनों के बाद पेट्रोल की कीमत 315 रुपए होगी और डॉलर की कीमत पहुंचेगी 300 रुपए पे। तो ये रिकॉर्ड पे है, और उस तसलसल में फिर फाइनेंस मिनिस्टर और सूबाई फाइनेंस मिनिस्टरों ने मिलकर आईएमएफ को क्या लिखा, उसने कौन से लेटर लिखे। तो एक तरफ अंदरूनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने नहीं दी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी। यही वजूहात है कि वो तसलसल अभी तक है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर हुकूमत वक्त केयर टेकर हो, ओपीडीएम की हुकूमत हो या पीटीआई की हुकूमत हो, अगर आप
अगर आप यूनिट के पैसे बढ़ाते हैं तो आप रिकवरी क्यों नहीं करते हैं? आप डिस्कनेक्शन क्यों नहीं करते हैं? आप मिनरलाइजेशन क्यों नहीं करते हैं? ये तो बात के मामलात है। ये जो आप पॉइंट्स उठा रहे हैं, मैं इस पे मजीद आगे भी बात कर। अली गौहर बलोच साहब, आप भी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दो इशू हैं। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दें विद इन 90 डेज। दूसरी बात, बिजली के बिलों से लोगों की चीखें निकल रही हैं। पहले इशू पे हम जरा आ जाएं कि जो बिल्स आ गए, इजाफी बिल्स आ गए और टैक्स पे टैक्स लगा दिया, लोग आप ही की हुकूमत को इसका मोरद इल्जाम ठहराते हैं। तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? क्या बर वक्त इसका इलाज नहीं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, नई गवर्नमेंट आए ताकि मामलात को आसानी से आगे चला सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो हमारे मसाइल हैं, अगर हम इनमें सियाको सबाक के रेफरेंस कोट नहीं करेंगे तो फिर बात का मुस्तकिल ना ही हल निकलेगा, ना ही वजाहत हो पाएगी कि इन हालात की असल जो मुर्द इल्ज़ाम लोग हैं वो कौन है। देखिए, बात ये है कि आपको याद होगा कि जब 2013 में गवर्नमेंट बनी थी हमारी, उससे पहले 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत बड़ा शॉर्टफॉल था इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसमें आपको पता है कि बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए गए और पाकिस्तान की लोड शेडिंग का खात्मा किया गया, पाकिस्तान की तारीकियों को दूर किया गया। लेकिन यहाँ पर ये भी काबिल जिक्र बात है कि उस वक्त जो बिजली का यूनिट था वो 5.5 रुपए 6 रुपए ये रेट था। वो बिजली पैदा करने के कारखाने लगाने के बावजूद पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह थी वो 4% थी, सिंगल डिजिट में थी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी ये थी कि हर चौक पर और हर बड़े शहर में कोई ना कहीं रोज धमाके होते थे, जिसमें हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, जिसमें हमारे बच्चे, बहनें, खवातीन, मर्द, हर उम्र के लोग और हर एजेंसी के लोग जो हैं वो शहीद हुए और बेशुमार लोग जो हैं वो जख्मी हुए और माजूर हुए। तो उन तमाम चीज़ों का अहाता किया गया। 2018 तक ये एक स्मूथ गवर्नमेंट चली। लेकिन जिस वक्त वो धरने शुरू हुए, जिस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश शुरू हुई और उसके नतीजे में जो लोग ये एक प्रोजेक्ट जो था कि जो कि ये नियादी प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते थे वोट चुराकर, 2018 से पहले आपको पता है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी तमाम लोगों को एक बयानिया बनाया गया कि सब चोर डाकू हैं और एक बंदा जो है वो गंगा नहाया हुआ है और वो इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। असल में तो उसको मुसल्लत करने के बाद मुल्क का भट्ठा बैठा, ख़ास तौर पर मुल्क की मईशत का। और आपको याद होगा कि जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक हुई तो वो जाती दफ़ा खुद कह कर गए कि मैं माइंस बिछा के जा रहा हूँ, बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहा हूँ। ये मैंने और आपने नहीं कहा, लेकिन ये आप जो सारी बात अभी आप कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं जो भी बात कह रहे हैं, लेकिन अभी क्या लोग इस आर्ग्यूमेंट को बाय करेंगे? अभी क्योंकि इलेक्शंस में आप लोग जाएंगे ना, लोग इस आर्ग्यूमेंट को बाय करेंगे? वो तो नहीं समझ रहे, वो तो कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे ऊपर ये जुल्म ढाया जा रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बिलबिला रहे हैं, गर्मी का मौसम है, तो फिर आप कैसे क्या स्लोगन लेके जाएंगे लोगों को कि मुतमईन कर सके ना, जैसे लोग कहें कि हाँ जी वाकई परफॉर्मेंस दुरुस्त थी या ठीक थी? देखिए, बात यह है कि हम जाती तौर पर ये समझते हैं कि हमारी जो 2013 से लेकर 2018 तक था वो भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे और हर वो हुकूमत जो मुल्क में मतलब है कि बेहतरी की तरफ जाना चाहती है, मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहती है, उसको कुछ ना कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है। अगर हमने उस वक्त चैलेंजेस को के ऊपर काबू पाया तो अब भी अवाम ये समझते हैं कि आइंदा अगर हमें टाइम मिलता है और हम इलेक्ट होके आते हैं तो हम मुल्क की हालत इमरान नियादी की तरह नहीं करेंगे, हम मुल्क की मईशत को संभालेंगे। अभी भी इतने शॉर्ट टाइम में आपने देखा कि अरबों डॉलर के कर्ज हमने उस वक्त वापस किए जबकि अभी IMF प्रोग्राम जो था वो रिवाइज ही नहीं हुआ था। फिर जिस तरह से आपको पता है कि जिस तरह से इनके वज़ीर ख़ज़ाना जो वफाकी साबिक वज़ीर ख़ज़ाना थे जो PTI के थे, वो किस तरह से अपने सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना का हदायत देते हुए पकड़े गए, इससे बड़ी और मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग आप पे मुतमईन है आपकी परफॉर्मेंस से। नाइट रिव्यू हुआ, इसके बावजूद
9th रिव्यू हुआ और IMF का प्रोग्राम चले वो तो आपको पैसे मिल गए जाते जाते उस हुकूमत को। मैं नज़ीर लगाई सब सर, आपने सबका मौक़िफ़ सुना, आपको क्या लग रहा है? एक तरफ अवाम है, दूसरी तरफ मुल्क में डिबेट चल रही है, इलेक्शंस 90 रोज़ के अंदर हों। सिर्फ मैंने ये देखा है क्योंकि नून लीग शायद वो चाह रही है कि नई हल्का बंदियों के बाद जो टाइम है फरवरी तक दिया गया उस तक वो जा सकते हैं। तो ये जो दो इशूज़ एक दूसरे से लिंक्ड हो गए, अगर 90 दिन के इलेक्शंस नहीं होते तो निगरान हुकूमत की कारकर्दगी आपने एक हफ्ते के दौरान देख ली, डॉलर कहां पहुंच गया, बिल्स किस तरह से आ रहे हैं। तो इन तमाम चीजों का मदावा कौन करेगा और क्या इसका हल क्या है? एक तो यह है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान में, और हर तरह का बहरान है, मालियाती बहरान है, मुआशी बहरान है, दाखिली बहरान है, खारजी बहरान है। आपके पास बहरान ही बहरान है और कोई चीज़ आपके पास नहीं है। और तमाम हुक्मरान अशराफिया, उसमें शामिल पॉलिटिकल अशराफिया, गैर सियासी अशराफिया, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिनको हम, इदारे क्या हैं, इदारा होता है पार्लियामेंट में बाहर सियासतदान होते हैं और सियासी लोग होते हैं, और उसके अलावा एक इदारा अदलिया का होता है, वो भी बाहर बहुत मोहतरम और मुकद्दस इदारा है, और एक इदारा होता है एग्जीक्यूटिव का। इन तीनों ब्रांचेस ने कोई डिलीवरी नहीं की है, लोगों के बारे में नहीं सोचा, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के जोग्राफी के बारे में नहीं सोचा है, और सिर्फ लोगों को तंग करना, लोगों को मसाइल में मुब्तला करना, उनकी मुश्किलात में इजाफा करना। यानी कोई मुल्क और ऐसा होगा, आप अच्छा चलें ठीक है आप बढ़ा लें, ये सब कुछ करेंगे क्या? आपके पास वसूल करने के लिए क्या है? आप आम आदमी के पास जाते हैं जो कहता है कि आप 200 यूनिट जलाएं, अगर 201 यूनिट जलाएं तो आपका बिल जो है वो दुगने से बढ़ जाएगा। आपके पास जो 1400 रुपए का या 1500 रुपए का बिल है उसको फौरन जो है हम 6000 7000 तक भी ले जा सकते हैं। जी। अगर यूनिट आपने ज्यादा जलाए तो ये होगा। और उसके बाद लोगों के ऊपर टैक्सेस इतने डाल दिए गए हैं। भाई आप कोई चीज करें, कोई इकदाम करें, जस्टिफाइड तो करें ना कि ये जस्टिफिकेशन है इसका। और आपने नेटवर्क उसका नेट नहीं बढ़ाया, आपने टैक्सेस का टैक्सेस आप वही ले रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हैं। आप डायरेक्ट टैक्सेस लें, हमें हमारे निवाले पर के ऊपर, हमारे पानी के घूंट पीने पर, हमारे कोई भी हम चीज लेते हैं उसके ऊपर टैक्स मौजूद है। आप कोई एक चीज ले लें, आपको दालें जाकर खरीदने जाएं तो भी उन पर भी आपको टैक्स बिल्कुल हर चीज पे कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर आपको टैक्स ना देना पड़ता हो। तो फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है भाई? कोई उसकी वो होगी ना, पेट्रोल पर टैक्स, और उसके अलावा जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनको देख लें, दुनिया में कम हो रही है। मैं अभी पिछले दिनों ईरान में था, 10 रुपए पाकिस्तानी 10 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, क्योंकि वहां पैदा करते हैं। लेकिन उन्होंने एक लंबे अरसे तक राशनिंग की, 3 लीटर एक गाड़ी को, उससे ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलता था। और लोगों को कहा जाता था कि जनाब आप पेट्रोल की बचत करें। हमारे यहाँ हमें ये पता नहीं होता है कि हमें अगले हफ्ते के लिए भी हमारे पास पेट्रोल है या नहीं। हमारी तरजीहात क्या है सर? फिर हमारी जो तरजीहात नहीं है ना, अभी तक हम फंसे हुए हैं कि लोगों का मैंडेट जो है वो किसके पास होगा, क्योंकि यहाँ तो अभी ये बातें शुरू हो गई। ये निगरान जो आए हैं शायद लंबे अरसे के लिए आए हैं, तो मैं फिर वो घूम फिर के उसी बात पे आऊंगी कि फिर होगा क्या मुल्क में? आपको क्या लग रहा है, कौन सा निजाम आएगा, कौन सा सेटअप होगा, या फिर इलेक्शंस बर वक्त होंगे कि नई गवर्नमेंट आए लोगों को इस झंझल से निकाले? नहीं, मैं समझता हूं कि इसके अलावा आपके पास चारा नहीं है। आपने मुल्क को कायम रखना है, इस जुग्राफिया को कायम रखना है। ये पाकिस्तान के बारे में अमूमी तौर पर यह तासुर दिया गया है, ये तारीखी वहदत नहीं है, ये तारीखी इकाई नहीं है, इसलिए नजरियात भी साथ में डाले गए। चले भी आप नजरियात डालें जो भी करना है, लेकिन इस जुग्राफिया को सलामत रखें भाई। आप पाकिस्तान को सलामत रखें। बिल्कुल। मसला ये है कि आप मुल्क के अवाम के बारे में भी कुछ सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी आप आबादी देख रहे हैं, इनकी जिंदगी का दारोमदार किसके ऊपर है? ये इनके ऊपर नहीं है। कुछ लोग फैसला करेंगे कहां से लोग आते हैं, ये निगरान सेटअप कहां से आता है? कोई ना कोई तो उसको बनाता होगा ना। ये ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा। यही जो लोग, जिन लोगों ने ये सेटअप बनाया, बोलेंगे हमने ही नहीं बनाया, हम नहीं थे इसमें, हम शामिल नहीं थे। जनाब इमरान खान साहब ने नाम पेश किया था राजा उन पे डाल देंगे। वो उस वक्त से लेकर अब तक जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात करते हैं। कल ये हुक्मरान होंगे जिन्होंने ये नाम लिया था, ये कहेंगे जनाब हमने नहीं बनाया था, किसी और ने बनाया था। तो जब जिसने बनाया था आप उसकी बात करें। मसला ये है कि अब इलेक्शन के बगैर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप इलेक्शन करवाएं,
लेकिन लगता नहीं है ना कि इलेक्शंस अपने टाइम पे होंगे। पंजोता साहब, आपको क्या लग रहा है, ये अभी जो सिचुएशन एक बन गई है, नून लीग कहती है कि इलेक्शंस नई हल्का बंदियों के बाद फरवरी में होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कल सीईसी की जो मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने वाज़े मौक़िफ़ में अब कहा कि जी 90 रोज से बाहर की बात ही नहीं होगी। तो आपको लग रहा है कि ये कोई गंभीर सूरत हाल में कोई नया आईनी बहरान तो नहीं आ रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल जी, ये बहरान आ चुका है और ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल बड़ी ज्यादती है। कानून की जो है आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी तरह से जो है आइन जो है परमिशन नहीं देता 90 दिन से आगे एक दिन भी इलेक्शन जाने का। पहले इसी तरह से मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ। उस टाइम भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें सिर्फ 4-5 महीने दे दें। जब खान साहब की हुकूमत गई तो उनका पैसे उस नहीं टाइम है के उसके ऊपर, बाद। जी। और उस टाइम से लेकर आप देख लें कि ये एक सेंसस भी हो गया, सारा मामला हो गया और आज फिर कोई जाकर जो है बहाना बनाया जा रहा है। जब पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक कराएं, जब सारी पार्टियां कह रही हैं कि इलेक्शन के मुताबिक आइन के मुताबिक जो है इलेक्शन करवाएं, तो सिर्फ एक जमात को ही सिर्फ ये नजर आ रहा है कि शायद वो अभी तक उनकी जो है वो वोट बैंक जो है वो नहीं बना उस हिसाब से और थोड़ी सी उनकी बेहतरी आ जाए, सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाया जाए। वाज़ेह है 224 जो है आइन का आर्टिकल, और उसके साथ साथ अगर 58 सब सेक्शन 5 पढ़ा जाए तो वो भी आप आर्टिकल 5 पढ़ा जाए तो वो भी आप देख लें कि उसके अंदर वाज़ेह तौर पर है कि जो है वो और प्रेसिडेंट ही जो है वो डिसाइड करेंगे 90 दिन के। लेकिन यहाँ तो प्रेसिडेंट मिलना चाहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं जी मैं नहीं मिल सकता, आइन इजाजत नहीं देता। तो ये आइन जो खेल रहे हैं इस वक्त मुल्क को हमने बेआइन कर दिया कि मैं नहीं मिल सकता। वो तो यूं ही है ना कि एक फॉर एग्जांपल आईजी एक अपने SHO को बुलाए। अब ये आप देख लेना कि इंडिपेंडेंट अदारा जरूर होगा, लेकिन ये भी नहीं है कि सदर पाकिस्तान जो है वो सरबराह हैं रियासत के और वो उनको अगर बुलाते हैं तो उनको जाना चाहिए, अपनी जाकर राय ठीक है वो दे सकते हैं जी कि मेरे पास ये है, हमारे पास ये एक्ट है। कोई भी एक्ट जो आइन से मुतसादम होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और आइन जो है वो सुप्रीम है। बिल्कुल आपने आइन को देखना है, एक्ट जो है वो बाद में बिल्कुल बाद में आएगा। बिल्कुल। बैरमन तंगी साहब, आपको क्या लग रहा है, नई हल्का बंदियां नून लीग कह रही है वक्त की जरूरत है, आइनी तकाजा भी है, अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए अभी बदकिस्मत ये है कि हम हमेशा मफरूजात पे सियासत करते हैं और डिसीजन से पहले हम अपने अपने मौके पे डट जाते हैं। ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे इसमें अपनी मदद पूरी करते हैं, नहीं करती है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा। जब तो वक्त आ गया तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी आ गया, निगरान सेटअप भी आ गया और असेंबली डिसॉल्व हो गई। अभी इलेक्शन तमाम को दी है और उनके साथ मीटिंग करते हैं। अगर कमीशन ऐलान करे कि तो फिर मेरे जो दोस्त बैठ के जो बहरान से निकले, थोड़ा सा हम ये कहें कि भाई इदारों को अपने मैंडेट में करने दें, इदारों की टकराव की सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, इसी पे मजीद हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी बर वक्त इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, ताकि पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं, घिरा हुआ मसाइल के अंदर जो पाकिस्तान है वो बाहर निकल सके। बैरमन तंगी साहब, जो भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि आपके जो चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह उस मीटिंग में बैठे CCI में, और उस वक्त फैसला हुआ था नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के मुताबिक जो है इलेक्शंस होंगे। तो अब नून लीग आपकी जो ये पॉइंट है उसको वो नहीं मान रही कि नई हल्का बंदियां होंगी 14 दिसंबर जो इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया, और उसके बाद फरवरी में कहीं जाके इलेक्शंस हो सकते हैं। देखिए आजमा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टैंड की बात करूंगा। पीपल्स पार्टी के स्टैंड, अगर आप 2023 अप्रैल की बात करें या अगर आप 14 मई 2023 की बात कर लेते हैं तो उसी वक्त भी पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिए थे और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टैंड यही था कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। फिर इस वक्त भी हमारा मुतालबा है कि 90 डेज में इलेक्शन हो, लेकिन ये हमारे पार्टी का हरगिज रोल नहीं रहा है कि हम इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई करें या इदारे के साथ टकराव करें। हमारे आईन और दस्तूर के दायरे में हमारा डिमांड है, हमारा मुतालबा है कि 90 डेज में इलेक्शन हो। लेकिन मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तमाम जमातों की लीडरशिप से मुलाकातें शुरू की हैं और ये बहुत नेक शुगुन है कि अगर तमाम जमातें, तमाम लीडरशिप और इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना और इलेक्शन में हिस्सा लेना सियासी जमातों का काम। के अंदर बिल्कुल
तो मैं ये समझता हूं कि मैं भी कि 90 डेज में कंसेंसस डेवलप हो, लेकिन अभी से अगर हम टॉक शो पे बैठ के कि बहरान शुरू है, बहरान ने सर उठाया है, और हम इदारों की मैंडेट को, इदारों के काम को न सपोर्ट करते हैं, न सोचते हैं। हमारी सिर्फ ये सोच है कि हम इदारों के दरमियान टकराव पैदा करें। टकराव तो वो बैरमन साहब, टकराव तो नहीं हो सकता, लेकिन जाहिर बात है अभी आपका मौकिफ डिफरेंट हो गया। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने मौकिफ शायद नहीं लिया था 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो, और अब आपको शायद नजर आ रहा है कोई नहीं, अच्छा, उस वक्त क्या था? पीपल्स पार्टी का स्टैंड था कि आईन के मुताबिक इलेक्शन हो। आज भी हमारा स्टैंड है कि आईन के मुताबिक इलेक्शन हो। आईन कहता है 90 दिन के अंदर। मैं आगे 90 दिन से आगे नहीं आप जा सकते, ये आपका आईन कहता है। अली गौहर बलोच साहब, नून लीग कॉन्फिडेंट है कि जी जरा देर से भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल यही कहा, एहसन इकबाल साहब ने भी ये कहा। पीपल्स पार्टी अब प्रेशर डाल रही है शायद कि 90 दिन के अंदर का जो मुतालबा उसके अंदर ही इलेक्शंस हों। तो आपको क्या लग रहा है कि आप मना सकेंगे पीपल्स पार्टी को? देखिए, बात ये है कि जो फैसला भी हुआ, जिस तरह से आपने बताया कि जब गवर्नमेंट असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई हैं तो उससे पहले जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें ये तय पाया था कि दोबारा हल्का बंदियाँ की जाए, और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि जो पिछले इलेक्शन हुए थे उस वक्त ये तकरीबन लेजिस्लेशन हुई थी कि अगले इलेक्शन नई हल्का बंदियों पर होंगे, नई मर्दमशुमारी पर होंगे। यहाँ पर ये बात भी काबिल जिक्र है कि जब 2018 में न्याई साहब की गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने बेशुमार खतूत लिखे कि भाई आप मर्दमशुमारी करवाएं, और ताकि नई हल्का बंदियाँ हो सके, क्योंकि आने वाले इलेक्शन जो हैं वो नई हल्का बंदियों पर। लेकिन उस वक्त न्यादी साहब जो थे वो ईवीएम मशीनों के जरिए इलेक्शन चुराने की प्लानिंग में मसरूफ थे, लिहाजा वो इलेक्शन कमीशन के खतूत को रद्दी की टोकरी में फेंकते रहे। आज उनको आइन भी याद आ गया, उनकी पार्टी के लोगों को आज उनको कानून भी याद आ गया है। क्या आइन सिर्फ ये कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना? आइन ये नहीं कहता कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। आइन ये नहीं कहता कि नई हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन होंगे जो कि डिसाइड हो चुका है। क्या आइन ये इस बात की भी इजाजत देता है कि एक फर्दे वाहिद की ख्वाहिश के ऊपर असम्बलियां तोड़ दी जाए, और जो कि खुद भी अनाउंस करता था कि मैंने असम्बलियां तोड़ी हैं? आइन इस चीज की भी हरगिज़ इजाजत नहीं देता। और जिस तरह से कि उन दो सूबों में KPK में और पंजाब में इलेक्शन की रट लगाई गई थी उस टाइम, तो उस वक्त आप देखें कि निगरान हुकूमत अगर ऊपर मरकज की हुकूमत थी और निगरान हुकूमतें नहीं होंगी तो फिर इसका मतलब इलेक्शन तो शफाफ नहीं होंगे। तो मकसद ये कि आइन में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसके जरिए, लेकिन उस वक्त उनका मतमा नजर ये था कि पाकिस्तान को इंतशार की तरफ धकेला जाए। पाकिस्तान, चलिए वो तो अब जेल में चले गए ना, वो तो अब बैठे हैं जेल में, वो तो अब वहां से कुछ नहीं कर सकते। अब जो कुछ करना है आप लोगों ने करना है, मिलके करना है। यहाँ से इलेक्शन कमीशन की सुननी है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से चीजों को आगे ले जाएगा। तो ये जो अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी तो उस वक्त भी इलेक्शन मजबूरन कोई थोड़ा अरसा के लिए आगे करना पड़ा था, 2 महीने। अच्छा, ठीक, बिल्कुल मुझे याद है। तो मकसद ये है कि अगर इस वक्त तो अब तो हल्का बंदियों पर काम शुरू कर चुका है इलेक्शन कमीशन। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये, अगर तो हल्का बंदियां करते हुए 90 दिन के अंदर भी हो सकते हैं तो हम तो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। हमारी हुकूमत तो नहीं है इस वक्त, हम तो कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अगर हल्का बंदियों की वजह से कोई महीना या 15 दिन लेट हो जाते हैं, आप कह रहे हैं, तो कोई मजाइका नहीं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। नज़ीर लगाई साहब, सर आपने आइन आप कह रहे हैं कि नज़ीर लगाई साहब आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आपको क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी को कोई खदशा है 90 दिन से बाहर की अगर बात जाती है तो वो शायद 11 साल तक जा सकती है या 10 साल तक जा सकती है? आप तो माजी में इन चीज़ों के गवाह भी रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, आपका एनालिसिस क्या है, या आप आगे फोर्स ही क्या करें इस सारी सूरत हाल को? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या एनालाइज करता हूँ किसी चीज को। मसला यह है कि आपके पास सामने सवाल क्या है। सवाल इस वक्त यह है कि क्या पाकिस्तान को किसी सिस्टम के तहत चलाना है, किसी आइन के तहत चलाना है, या ऐसे ही चलाना है डंडे के जोर पर। आप डंडे के जोर पर 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा चला चुके हैं। डंडा नहीं चला, डंडे ने मुल्क को तबाह किया।
उससे मुल्क जो है बर्बादी की तरफ गया है। अब तक जितने मसाइल पैदा हुए हैं, जितने पैदा होते जा रहे हैं, वो डंडे की वजह से पैदा होते जा रहे हैं और उनको ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। हमने जाना है कि पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ चलना है, एक आईनी जमहूरियत के तहत चलना है और आईनी जमहूरियत आपसे तकाजे करती है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। अगर ये आइन में लिखा हुआ है, कैसे दो क्लासेस जो हैं एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, उसका सबब क्या है, उसके सबब पर आप जाएं। यानी पहले भी आपने इंतखाबी फरिश्ते और अपना हल्का बंदियां नहीं की और कहा कि जनाब चलाएं इलेक्शन करवा लें। आपने पहले इलेक्शन करवा लिए, 2018 के इलेक्शन में नई हल्का बंदियां होनी थी, वो भी नहीं हुई। इसके बाद अब होनी थी, वो भी नहीं हुई। ये सारी मुद्दत के अंदर कौन जिम्मेदार है सारी सूरत हाल को पैदा करने के? और कौन सा बड़ा वक्त लगता था जिसमें आप जाते इलेक्शन हल्का बंदियां भी करा लेते? चले वो इमरान खान का दौर तो चले छोड़ दें, वो आप 16 महीनों में क्या हुआ? अब तो आपका अपना दौर था और आप तो अब इस वक्त इस पोजीशन में थे कि आप जो है हल्का बंदियां भी कर लेते और ये कर इंतखाबी फरिश्तों को भी वो करते। किसने ये कहा है कि बिल्कुल आखिर दिन नोटिफिकेशन करेंगे जी मर्दमशुमारी यही है, जिस पर पीपल्स पार्टी बाकी दूसरी जमातें यहाँ सिंध में तमाम लोग, बलूचिस्तान के लोग कहते रहे जनाब ये मर्दमशुमारी हमें कबूल नहीं है, ठीक नहीं है। वो तो जो भी हुआ आपने नोटिफाई कर दिया कि मर्दमशुमारी इसी के तहत जो है नए हल्का बंदियां और नए इंतखाबी फरिश्ते बनेंगे। तो ये कौन सा बड़ा काम था जिसके लिए आप कह रहे हैं कि पता नहीं 6 महीने लगेंगे, पता नहीं 8 महीने लगेंगे? एक मिनिस्टर वो पहले ही कह रहे थे, मैं PMLN के जनाब अहम रहनुमा जो हैं वो पहले ही कह रहे थे कि जनाब फरवरी में इलेक्शन चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा था। अब निगरानों ने कहना शुरू कर दिया जनाब ये तो मई तक चले जाएंगे। अच्छा, अब कोई और निगरान रहेंगे वो और ज्यादा लंबी तारीख देंगे। तो यही तो डर है, यही तो खदशा है। आइन क्या है सर? इसीलिए तो आइन ने आपको बाउंड कर दिया ना, 90 दिन की मुद्दत रख दी, यही तो खदशा है। पाबंदी लगाता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, ये क्यों आखिर इसको क्यों वायलेट किया जा रहा है? अगर इसको वायलेट किया जाता रहेगा तो मसाइल बढ़ेंगे, मसाइल कम नहीं होंगे। और जो लोग ये ख्याल कर रहे हैं जी बिल्कुल जी फरमाइएगा। मैं ये अर्ज करता कि जो लोग ये ख्याल करेंगे नतायज हमारे हक में हो जाएंगे, वक्त गुजरेगा तो और ज्यादा खराबी होगी। अब मैं बता रहा हूं आप बिल्कुल सर, खराबी हमें नजर आ रही है। लिख लें कि जो इस जी लेकिन आप जो कह रहे हैं ना खराबी होगी, मजीद हालात खराब, वो तो हमें नजर आ गए। लोग बिजली के बिल लेके सड़कों पे आ गए। ये कोई सियासी तहरीक नहीं है, ये अवामी तहरीक है। लोग बिल्स जला रहे हैं, इसको सिविल नाफरमानी भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोग इस वक्त हुकूमत या सरकार की बात नहीं मान रहे। तो इसी का हल फिर लोगों के पास ऑप्शन क्या है? जी लोगों के पास ऑप्शन क्या है? लोग क्या करें? लोगों के बिल जो आए हैं, सोच सकते हैं जिसकी आमदनी 20,000 रुपए महीना है उसके 20,000 का बिल कहां से देगा वो? बिल्कुल। जिसकी 25,000 आमदनी है वो 20,000 का बिल देकर घर का किराया कहां से देगा? बच्चों को लोग क्या खिलाएगा? आपके पास चीनी जो है 180 रुपए पर चली गई है, कहां से लोग खाना खाएंगे? कहां से आटा लेंगे? कहां से जिंदगी गुजारेंगे? कहां से दाल खरीदेंगे? क्या चीज होगी? तो नहीं हो रहा है ये सब। ये अगर ये लोगों की आमदनियां कम हो गई लेकिन हमारी अखराजात बढ़ गए हैं। अखराजात बढ़ गए, हमारी तरजीहात कुछ और हो गई हैं। सर आज वो अपने एक क्लिप देखा, जो गवर्नर सिंध साहब है कामरान टिसोरी, वो कह रहे हैं मैं इतना खूबसूरत हैंडसम लग रहा हूँ, मेरे बाल कटे हैं, शोएब सैलून पे जाएं। ये हमारे हुक्मरानों की जो आईनी ओहदों पे बैठे तरजीहात शायद ये हैं। बैरामान तंगी साहब क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि बदकिस्मती से जब हमारे पास ताकत आती है तो हम वो अवाम, जिन अवाम ने मुझे मुंतखब किया है, मुझे वोट दिया है, और उसके दरमियान से मैं निकल के नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली पहुंच चुका हूं, मैंने उनकी उन मुश्किलात को महसूस किया था उसी वक्त जब मैं वोट मांग रहा था। लेकिन जब मैं कामयाब हुआ तो मैंने उन मुश्किलात को पसीपुर्दा डालकर अपनी पर्सनालिटी को, अपनी ज़ात का अपने आप को महदूद किया। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन एक बात मैं यहां बता दूं कि यहां पर इदारों की भी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है और जनरल मासेस की भी जिम्मेदारी है कि जब तक ये तमाम पिलर्स एक पिच पे नहीं आते हैं हम अपने मसाइल को भी हल नहीं करवा सकते हैं। आज गरीब लोग जो जिसके घर पे एक पंखा 2 बल्ब है वो बिल देते हैं, सही, जिनके घर पे 10 एसी है वो बिल नहीं देते हैं। वो जो बिल नहीं देते वो गरीबों को अपने पीछे खड़ा करके एहतजाज करते हैं कि लोड शेडिंग क्यों हो रहा है। तो वो गरीब तो हक बजाने भाई तो मैं तो बिल देता हूं,
लेकिन जो चोर लुटेरे हैं, जो डायरेक्ट बिजली ली है, जो कुंडा लगाया है, जो बिल नहीं देते, वो गरीबों को अपने पीछे लगा के वहां लेकिन बैरमन तंगी साहब, अभी तो ये डिबेट ही नहीं ना, लाइन लॉसेस क्या है, खपत कितनी है, या लोग बिजली चोरी कर, अभी तो सीधा सीधा बिल आ गया आपके घर 70,000 80,000, वो आपने जमा कराना ही कराना, चाहे आपकी तनख्वाह 20,000 है या 30,000। बिल्कुल एग्री करता हूं कि इस वक्त मुश्किलात हैं, और मैं आपको अस्मा ये भी बता दूं कि व्हाइट कॉलर वाले बिल जमा करना छोड़ दे, वो अपने बच्चों को सूखी रोटी नहीं खिला सकते, आटा नहीं खरीद सकते हैं। मैं यहां तक मैं आवाम के दरमियान हूं, अभी भी मैं तंगी में बैठा हूं, और मैं सोशल वर्कर हूं। मुझे पता है कि इस वक्त जो मेरे गांव के लोग हैं, जो मेरे तहसील के लोग हैं, वो किस मुश्किल से गुजर रहा है। जो लोग सर्विस करते हैं उनके घरों पे आटा खत्म हो चुका है, और अभी अगर हुकूमत ये वक्त समझती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। हुकूमत की तो तरजीहात ही नहीं हमें नजर आ रही ना बैरमन तंगी साहब। अली गौहर बलोच साहब, आप भी ये जो सारी बात सुन रहे हैं, तरजीहात नहीं है, अवाम के बारे में कुछ सोच नहीं रहा, सब अपने अपने फायदे की बात करते हैं, अपनी जात के लिए कोई, यहाँ पे आपने देखा जागीरदार पे कोई टैक्स नहीं है, ज़रई को इस तरह से टैक्स नहीं है, रियल स्टेट पे वैसे टैक्स नहीं लगाया, बिजली के बिल पे हम 18 के करीब टैक्स अदा कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अवाम। तो ये फिर आपके पास भी टाइम था, 16 महीने की गवर्नमेंट थी, तो बार बार जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये शायद पिछली हुकूमत की सारी कारनामे हैं जो आपको भुगतने पड़े, लेकिन लोग अब आपसे सवाल करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहना मुनासिब नहीं है कि ज़राअत पर टैक्स नहीं है, ज़राअत पर भी टैक्स है, और ज़राअत की आमदन पर जिस तरह लगने चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह टैक्स लगने चाहिए। जाहिर है कि आप मेरा ख्याल है कि अगर बाई एंड लार्ज देखा जाए तो हमारे मुल्क में छोटे दर्जे का किसान ज़्यादा है, 5 एकड़ का मालिक है, 10 एकड़ का मालिक है, 12 एकड़ का मालिक है, और इससे छोटे भी ग्रोर्स हैं। और जाहिर है कि आप दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुमालिक में चले, ज़राअत एक ऐसा शोबा है जो सब्सिडाइज बुनियादों के ऊपर चलाया जाता है, और उनको बहुत ज़्यादा मतलब है सब्सिडाइज करके जो है वो फिर कहीं जाकर जिम्मेदार की खून पसीने की मेहनत का फल आता है। तो बड़े जागीरदार हों या छोटे हों, बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि टैक्स तो जो भी सेक्टर पाकिस्तान में रहते हुए जो जिस सेक्टर से भी आमदन कमाई जा रही है उस पर टैक्स तो होना चाहिए। ये तो एक बिल्कुल सही बात है और मुनासिब बात है। दूसरी गुजारिश ये है कि जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात हैं, आपने देखा कि अभी आटे पर बात हो रही थी, तो जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट आई, अगरचे हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और प्रेशर थे, इसके बावजूद गरीबों में करोड़ों के हिसाब से अफराद में मुफ्त आटा तकसीम किया गया। चलें, ये को बहुत बड़ा रिलीफ नहीं होगा, लेकिन उसमें भी 20 अरब का स्कैंडल आ गया था आटे का जो था वो। देखिए, वो तो हमारे मुल्क में कोई भी चीज होगी तो उसमें स्कैंडल तो पहले देख लिया जाता है। बात ये है कि वो इस तरह के प्रोपोगंडे हुए थे, लेकिन कोई खास चीज सामने नहीं आई थी। बहरहाल कोई लोकल लेवल पे किसी की नेग्लिजेंस हो सकती है। मैं खुद उस दौरान इलाके विजिट करता रहा, लोग आईडी कार्ड पे बेचारे लाइनों में, मतलब काफ़ी उनको सहूलतें तो प्रोवाइड की थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, उधर उनके बैठने की जगह, उनको पानी पिलाने की जगह, और ख़ुद भी वो विजिट करते रहे थे आपके नॉलेज। तो मैं समझता हूँ कि वो जो फ्री आटा तकसीम किया गया उस वक्त भी लोगों को रिलीफ दिया गया। तो जाहिर है जहाँ पर महंगाई अगर हम कहें तो महंगाई तो है, महंगाई अगर हम पाकिस्तान में बार बार वोट चुरा के हुकूमतें बनाते रहेंगे और पाकिस्तान पर तजर्बात होते रहेंगे तो फिर तरक्की करते हुए पाकिस्तान की गर्दन तो दबोची जाएगी। अगर 2018 के इलेक्शन में आपके प्रोग्राम में एक दफा फिर इस बात फिर कहेंगे ठीक हो गया, अगर 2018 के इलेक्शन चोरी ना किए जाते तो पाकिस्तान की तरक्की का तसलसल आगे की तरफ बढ़ता। नवाज शरीफ साहब ने तो IMF को भी खुदाफिज कह दिया था और उनका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया था उनके टेन्योर के अंदर। तो जाहिर है कि मतलब है कि उसके बाद आप कह रहे हैं कि ट्रैक पे नहीं आए, बेड़ा गर्क किया जाता है, बेड़ा गर्क करके फिर हमारी लीडरशिप आती है, फिर हम संभालते हैं, फिर बेड़ा गर्क किया जाता है।
एक तरफ तो हम बहुत बड़ी लेकिन उस आबादी का वक्त तो मुल्क है, बिल्स ऐसे नहीं दूसरी थे। तरफ हमारे उस वक्त मसाइल देखें हैं। दो वक्त की लोगों को रोटी मुयस्सर थी। कोरोना में पूरी दुनिया बंद हो गई, पाकिस्तान खुला रहा सबकी तनकीद के बावजूद, और लोगों को यहाँ खाना मिला। ये हालात नहीं थे। बलोच साहब, मैं आखिरी बात करना चाहूंगी, वक्त की कमी है थोड़ी सी। नज़ीर लगारी साहब, ये जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि IMF से पता नहीं क्यों हमारे यहाँ तनकीद होती है, IMF से हम क्रिटिसिज्म करते हैं, हमारे अखराजात और दीगर चीज़ों में तवाज़ुन नहीं है, वो हमें हमारी मदद करते हैं, तो ये इतने हम अपोलोजेटिक हो गए क्या? ये हमारे रवैये, ये हमारी तरजीहात हैं? नहीं, हमें समझ में नहीं आता है कि ये कर्जे जो लिए जाते हैं वो कर्जे जाते कहाँ हैं, किस मद में जाते हैं, कौन खर्च करता है? आपके पास पता है दुनिया में कैसे होता है? बरतानिया का वजीर-ए-आज़म बाइसाइकिल पर जाता है, अपनी ग्रोसरी घर की खरीद कर लाता है। आपके यहाँ जब वजीर-ए-आज़म चले, वजीर आला चले, वजीर चले, चीफ जस्टिस चले, आर्मी चीफ चले, जो भी चले, उनकी सवारियां देखें और उनके एक वक्त के दरमियान जो प्रोटोकॉल है उसको देखें, पता चल जाएगा आपको दुनिया के अंदर किस तरह के हालात है। और आपके पास गुर्बत का सबब मालूम हो जाएगा। जिस तरह से हमारी गाड़ियां चलती हैं, हमारी गाड़ियों के पेट्रोल जलते हैं, हमारे तमाम लोगों के जो है वो सारी की सारी आपको वो नहीं होती है, सब्सिडीज नहीं होती हैं, बल्कि आपसे लिया ही नहीं जाता है। आपके पास कोई बिलिंग नहीं होती है, बड़े लोगों के कोई ये जो घरों के बिल हैं जिस तरह के वो सब वो वैसे ही पे हो जाते हैं। तो भाई एक ऐसे मुल्क में जो गरीब लोग जो हैं अपनी कमाई शेयर करके देते हैं और उससे जो है हुक्मराना शराफिया पलती है। और अगर आपको एक इजलास का एक दिन 28 करोड़ रुपए में पड़े तो फिर क्या फायदा उस ऐवान का, क्या फायदा उस इजलास का जो आप करें, अगर आपके दिन के कार्रवाइयां इस तरह से हों। और तो दीगर अखराजात, बहुत से ऐसे अखराजात हैं जिनके बारे में आप बात ही नहीं कर सकते। सर, यहाँ वो कल भी हम जिक्र कर रहे थे 220 अरब रुपए की बिजली, पेट्रोल फ्री है अशराफिया के लिए, 550 अरब रुपए की बिजली फ्री है यहाँ पे अशराफिया के लिए, तो फिर और इससे आगे हम क्या बात कर सकते हैं। लेकिन तरजीहात जो मैं आगे भी बात कर रही थी, वो आईनी ओहदा है गवर्नर साहब का, गवर्नर सिंध, आपके तो शायद वहां पड़ोस में भी रहते हैं, वो शुएब सलोन की प्रमोशन भी कर रहे हैं। ऐसे क्रिटिकल माहौल में क्या इस तरह की चीजें जेब देती हैं क्या? जी लगारी साहब, आपसे मैंने पूछा। नहीं, आपने ठीक कहा है। मसला यह है कि इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अवाम के अलावा सब अपने अपने बादशाही करते हैं। हुक्मरान अशराफिया के लिए सब कुछ हाजिर, कोई चीज ऐसी नहीं जो उनकी दस्तरस से बाहर हो। उनने कुछ भी नहीं होना उनका, उनकी जायदादें बढ़ती हैं। जो 20 करोड़ का इलेक्शन लड़ते होंगे वो 40 करोड़ कमाते होंगे। सही, उनको कौन आकर मना करता होगा, और कौन उनके आगे होता होगा? ये किस तरह जनरल जियाउल हक ने ये मुसीबत इस मुल्क के गले में डाली है कि उनको कहा कि जी ये तरक्याती बजट जो है ये लगाएंगे। अगर ये सारे के सारा तरक्याती बजट आवाम के हाथों में, वो खुद जो इदारे हैं वो करे ना। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का इदारा किस लिए होता है? खुद हुकूमत तरक्याती काम कैसे करती है? लेकिन क्या बात कि जनाब मुख्तस कर दिए जाए कि फलां हल्के के लिए फलां शख्स को इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे, वो किस लिए होता है? ये आखिरी बात कहता हूं कि ये इस तरह की जो खास तौर पर ये मुख्तस किए जाते हैं पैसे, इनका खत्म होना चाहिए। लोगों के ऊपर खर्च करें आप, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए। पर खर्च नहीं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लोगों पर खर्च करते हैं। बिल्कुल। बैरमन तंगी साहब, आखिरी बार में 30 सेकंड है मेरे पास, हालात बेहतरी की जानिब आपको लग रहा है, दिखाई दे रहे हैं क्या? जब तक तमाम पॉलिटिकल जमाती इदारे एक पिच पे ना हो, हालात खराब होंगे। मैं समझता हूँ कि अभी एहसास होना चाहिए कि हम इस मुल्क को आगे तरफ बढ़ाने के लिए बुर्दबारी से काम ले, दिल बड़ा कर ले और आगे की तरफ देंगे। चलें एक जगह बैठ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तंगी साहब, बलोच साहब आपका बहुत। नज़ीर लगारी साहब, और इसी नोट के साथ, क्या हमारे तरजीहात, हमारे हुक्मरानों की तरजीहात अवामी उमंगों के मुताबिक हैं? अवाम तो सड़कों पर चीख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ शाहाना अखराजात जब देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। ट्विटर पर आसमा एस चौधरी पर फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।